हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अभी रॉय पीसीएम क्लासेस में। स्टूडेंट फिर नई वीडियो के साथ आज जो हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की फिजिक्स और क्लास 12 की फिजिक्स विषय के अंत के चल रही थी हमारी फर्स्ट बुक और फर्स्ट बुक का सेकंड चैप्टर चल रहा था। सेकंड चैप्टर का जो नाम है वो है हमारा विभव तथा धारिता, यानी विभव तथा धारिता। इस चैप्टर का एक मोस्ट इंपोर्टेंट आज हम एक डेरिवेशन लेके चल रहे हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जा सकता है। अगर ये बोर्ड एग्जाम में आया तो आपका ये 5 अंक का ये प्रश्न देखने के लिए मिलेगा। प्रश्न का नाम है एक समान वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण की गति। एक समान वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण की गति। आज की इस वीडियो में इस डेरिवेशन को हम यहाँ पर देखने वाले। देखिए इसका पीवाईक्यू भी इससे बन जाता है। एक आपका टिक मार्क इसे बोलते हैं, वो आपको इसमें से क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है नहीं। तो इसलिए इस टॉपिक को, इस प्रश्न को, इस डेरिवेशन को ध्यान पूर्वक से आपको पढ़ना है, ठीक है नहीं। समझाने की गारंटी मेरी है, आपको ऐसे ही समझ में आ जाएगा, कोई ज्यादा टफ नहीं है, ठीक है नहीं। और फिजिक्स ज्यादा टफ नहीं होती है, बस आपको क्या करना होता है, उसका अध्ययन करना पड़ता है। जैसे आपको टीचर पहला चैप्टर पढ़ा रहा है और उसका जो बेसिक कंसेप्ट लेता है तो उसकी क्लास जरूर लेनी चाहिए ताकि आपको समझ में आ सके, ठीक है नहीं। और तभी तो आगे के जो टॉपिक है वो क्लियर तरीका समझ में आएंगे। अगर आपने बेसिक क्लासेस नहीं की है तो आगे के टॉपिक समझने में बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है, क्योंकि छोटे छोटे कंसेप्ट होते हैं। जब वही नहीं आएंगे तो फिजिक्स आगे कैसे आएगी, ठीक है नहीं। इसलिए रेगुलर क्लास में रहिए और रेगुलर क्लासों को देखिए, ठीक है नहीं। मैं रेगुलर यहाँ पर क्लास लेके आता हूँ। मैंने पहले आपको बता दिया है, मैं संडे, मंडे, ट्यूजडे, वेडनेसडे में ये 4 दिन फिजिक्स की क्लास 12th क्लास की लेके आता हूँ। उसके बाद 10th क्लास की मैं यहाँ पर क्लास लेता हूँ, ठीक है नहीं। ठीक है स्टूडेंट, तो बस आपको करना क्या है, चैनल पे बने रहना है। और स्टूडेंट यदि आप हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर के उनको भी देख लीजिए ताकि आपको वो भी टॉपिक क्लियर तरीका समझ में आ जाए। मैंने पहला चैप्टर तो कंप्लीट करा दिया है, उसमें जो भी न्यूमेरिकल हैं वो भी मैंने करा दिए, थ्योरेटिकल करा दिया है, सभी डेरिवेशन करवा दिए हैं। एक भी टॉपिक आपका छुड़वाया नहीं गया है। और जो ये सेकंड चैप्टर चल रहा है इसमें भी आपका एक भी टॉपिक नहीं, मतलब छुड़वाया नहीं जाएगा आपका एक भी टॉपिक। इसमें सारे के सारे टॉपिक आपको करवाए जाएंगे, ठीक है। तो बस आपको करना क्या है, वीडियो के एंड तक बने रहना है। और स्टूडेंट यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, ठीक है स्टूडेंट। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और ये टॉपिक आपको ऐसे ही मक्खन तरीका समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट बात करते हैं एक समान वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण की गति। देखिए ये लेक्चर नंबर जो है 31 है। कभी कभी आपको थंबनेल जो है यूट्यूब का जो थंबनेल में बनाता हूं शायद उसमें गड़बड़ हो गया है, 29वां लेक्चर पड़ गया है, ठीक है नहीं, थंबनेल के ऊपर, परंतु वो 30वां है। वो कौन सा है, 30वां लेक्चर है, ठीक है नहीं। तो यहां पर जो है अब ये 31वां लेक्चर है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण की गति, ठीक है। एक समान वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण की गति जो होती है वो कितनी होती है, उसका फॉर्मूला क्या होता है वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। बस चलिए, तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि देखिए एक, जब यहाँ इसमें जो आपको दिखाई दे रहा है एक समान वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण की गति, तो एक समान का मतलब समान, यहाँ पर इसकी तीव्रता हर एक बिंदु पर समान हो, तो एक समान वैद्युत क्षेत्र। तो एक समान वैद्युत क्षेत्र आपको लेना पड़ेगा। तो चलिए मैं यहाँ पर सबसे पहले एक समान वैद्युत क्षेत्र ले लेता हूं। तो ये है भैया एक समान विद्युत क्षेत्र, क्लियर। ये एक समान वैद्युत क्षेत्र हमने यहां पर ले लिया, क्लियर। ये आपका एक समान वैद्युत क्षेत्र है, बस आपको इस प्रकार से लेना है। और ये ई है, क्या है, ई। जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे लिखेंगे इसमें। और थ्योरी जो है वो भी मैं आपको बताऊंगा, टेंशन नहीं लेना है, सारी थ्योरी आपको यहां पर करवाई जाएगी। तो ये क्या है, आपका वैद्युत क्षेत्र है। अब इस वैद्युत क्षेत्र में क्या है भैया, एक समान वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण, आवेशित में कण यानी जिस पर आवेश हो, है ना। तो यहां पर एक कण है भाई, एक कण, ये कण है, यहां मैंने रख दिया एक कण को। और इस कण पर एक आवेश है, यानी आवेशित कण है। तो इसका आवेश कितना है भैया, क्यू आवेश है ना। और ये कैसा आवेश है, ये प्लस आवेश है। और ये एम द्रव्यमान का कण है, कितने का भैया, ये एम द्रव्यमान का कण है। इसका द्रव्यमान कितना है, एम है, क्लियर। अब आप बताइए जब इसको इस क्षेत्र में रखा जाएगा तो ये विद्युत क्षेत्र क्या ऐसे ही रखेगा इसको अपने पास, नहीं, ये विद्युत क्षेत्र भैया इसको खींचेगा, क्योंकि प्लस पर वैद्युत क्षेत्र अपनी डायरेक्शन में फोर्स लगाता है। प्लस पर विद्युत क्षेत्र अपनी डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। तो वैद्युत क्षेत्र ऐसे है तो ऐसे ही इस पर फोर्स लगेगा। तो
तो इस पर फोर्स जो लगेगा विद्युत क्षेत्र द्वारा वो इस प्रकार से लगेगा। तो ऐसे करके यहाँ भैया विद्युत क्षेत्र द्वारा इस पर फोर्स लगेगा। तो जब जैसे ही फोर्स लगेगा तो ये आवेशित कण जो है वो गति करना प्रारंभ कर देगा, और इसी गति को तो हमें निकालना है कि इसकी चाल कितनी होगी, उसका फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है ना, तो समझना है। चलिए सबसे पहले आपको इसकी थ्योरी वगैरह लिखनी है। तो चलिए स्टूडेंट इसकी थ्योरी में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, लिखेंगे कि माना एक समान वैद्युत क्षेत्र E में एक m द्रव्यमान का आवेशित कण स्वतंत्र रूप से स्थित है, ठीक है नी, जो कि प्लस q आवेश से आवेशित है, ठीक है, जो मैं बोल रहा हूं बस वही आपको लिख देना है, जो कि प्लस q आवेश से आवेशित है चित्रानुसार निम्न गणना करने पर, ठीक है नहीं, बस आपको इतना ही लिखना है, ज्यादा लिखना ही नहीं है। चलिए अब आगे हम इसको आगे हल करते हैं। तो अब बताइए, देखिए जब ये m द्रव्यमान का भैया कण है तो इस पे आवेश है भैया प्लस q, इस पर फोर्स लग रहा है भैया ऐसे, है ना, जब ये स्वतंत्र रूप से रखा गया है, इसे कोई पकड़े हुए नहीं है ना, तो विद्युत क्षेत्र भैया इसमें बल लगाएगा। तो वैद्युत क्षेत्र द्वारा आवेशित कण पर बल कितना होगा, तो आप लिखेंगे कि वैद्युत 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 क्षेत्र वैद्युत क्षेत्र द्वारा आवेशित आवेशित कण पर बल। तो इस पर जो बल निकालेंगे तो बल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो F बराबर हो जाएगा भैया जो बल लग रहा है इस पर वो हो जाएगा QE। सिंपल सा हम जानते हैं F बराबर होगा QE, इस प्रकार से लग रहा है, ठीक है। अब जब देखिए इस पर ये फोर्स लगेगा, अगर आवेश आपका स्वतंत्र रूप है, मतलब स्वतंत्र रूप से स्थित है ना, स्वतंत्र है चलने के लिए, मतलब उसमें स्थित है, कोई इसे पकड़े हुए नहीं है, तो जैसे ही ये फोर्स लगेगा तो आवेश गति करना प्रारंभ कर देगा, करेगा नहीं करेगा, तो गति करना प्रारंभ कर देगा। तो इस पर उत्पन्न हो जाएगा त्वरण। जब कोई कण गति करता है तो जब गति करेगा तो भैया उसमें त्वरण होता है, ठीक है नहीं। जैसे मान लो ये चलना प्रारंभ करेगा, पहले कितना है इसका वेग, 0 शून्य, प्रारंभिक वेग तो उसका शून्य है ना, अभी स्थिति जब रखा है तब, और जैसे से विद्युत क्षेत्र में रखेंगे स्वतंत्र रूप से वैद्युत क्षेत्र से फोर्स लगाएगा, वो कितना है फोर्स, इतना है। अब जब यह फोर्स इस पर लगेगा तो आवेश गति करना प्रारंभ कर देगा, तो इसमें उत्पन्न हो जाएगा त्वरण। अब कितना त्वरण उत्पन्न होगा वो हमें यहां पर निकालेंगे। तो अब आपको लिखना क्या है, यदि आवेशित कण यदि आवेशित कण क्षेत्र में, यानी विद्युत क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से रखा गया है तब वैद्युत क्षेत्र द्वारा लगाए गए बल से उत्पन्न त्वरण। अब देखिए यदि आवेशित कण क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से रखा गया है तब वैद्युत क्षेत्र द्वारा लगाए गए बल से उत्पन्न त्वरण। अब यही बल जो है इसमें एक त्वरण उत्पन्न कर देगा। तो त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है, तो हम सिंपल सा पहले फॉर्मूला जानते हैं कि F बराबर फॉर्मूला होता है हमारा, F बराबर होता है ME, हमने पढ़ा है ये, है ना, ये हमने पढ़ा है, ठीक है नहीं। तो ये न्यूटन के नियम से आता है, ये फॉर्मूला F बराबर M यानी कि द्रव्यमान, A यानी कि त्वरण। तो यहां से अगर A निकालोगे तो A बराबर निकल के आएगा आपका F अपॉन में M, होगा नहीं होगा, M होगा। अब F का मान आप यहां से रख देंगे, तो F का मान ये है, तो आप जब इसमें रखोगे तो कितना हो जाएगा, तो देखिए ये कुछ इस प्रकार हो जाएगा। तो A बराबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका QE वटे में M, ये हो जाएगा, क्लियर। तो देखिए इसको हम समीकरण भैया मान लेंगे फर्स्ट, ये हो गया हमारा समीकरण फर्स्ट, यहां तक क्लियर है।
वैद्युत क्षेत्र द्वारा इस पर बल लग रहा था, वो बल इसको गति प्रदान कर रहा है। अब गति तब होगी ना जब इसमें त्वरण होगा, तो जब त्वरण होगा तब गति होगी। तो इसका मतलब यह कि कितना त्वरण है, इतना त्वरण, इतने त्वरण से ये गति कर रहा है। और जब गति कर रहा है तो इसने मान लीजिए ये किसी वेग से चल रहा होगा, है ना, किसी वेग से चल रहा होगा। तो मान लेते हैं कि इसने जो यहां से वैद्युत क्षेत्र की दिशा में एक्स दूरी तय कर ली, यहां से मान लो यहां आ गया इस पॉइंट पर, तो यहां से कितनी दूरी तय कर ली उसने, एक्स दूरी तय कर ली। कितनी दूरी तय कर ली, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में एक्स दूरी तय की त्वरण ए द्वारा, है ना, त्वरण ए से इसने एक्स दूरी तय की। तो यहाँ वेग जो होगा, वेग निकालना है हमें, क्या निकालना है, वेग निकालना है। तो आपको जैसे जैसे मैं बता रहा हूं उसी प्रकार समझना है, समझ आएगा नहीं। ये त्वरण है, तो त्वरण के कारण इसमें क्या आ जाएगी, अब चाल आ जाएगी। अब ये चलने लगेगा, जब चलने लगेगा ना तो चलेगा, तो भैया अब इसने कितनी दूरी तय की, मान लेते हैं कि एक पॉइंट ये था और ये पॉइंट यहां पर आ गया, तो इस पॉइंट पे जैसे आएगा, ठीक है नहीं, मान लेते हैं कि ये ए पॉइंट था और यहाँ ये बी पॉइंट पे आ गया, तो इसने एक्स दूरी तय की वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, है ना, किस वेग से की वो निकालना है। त्वरण कितना है, ए है। तो हम यहाँ पर लगाएंगे क्या, एक समीकरण लगाएंगे, न्यूटन का गति विषयक समीकरण, जो कौन सा वाला है आपका, लगेगा तीसरा वाला। क्योंकि देखिए इसमें समय नहीं दिया है, तो कितने समय में यहाँ पर आया है, ठीक है नहीं, समय का कोई मतलब नहीं है। जिसमें समय नहीं दिया है तो केवल हमें क्या दिया है, त्वरण दिया है और दूरी दी थी, दूरी तय की। तो कितना वेग इसने तय किया, मतलब तय किया यानी वेग कितना हुआ, वेग यानी चाल कितनी हुई इसकी, वो हम निकालेंगे। अब देखिए ये जो कण है ना, इसका प्रारंभिक वेग क्या है भैया, 0 है, क्योंकि अभी प्रारंभ में चल नहीं रहा है ये, तो यहाँ पर इसका जो वेग है वो 0 हो जाएगा। अब जैसे ही ये एक्स दूरी तय करके आएगा तो इसका यहाँ पर कुछ ना कुछ वेग होगा, है ना, वो 0 नहीं होगा, यानी कि अंतिम वेग इसका 0 नहीं होगा, प्रारंभिक वेग 0 होगा। क्योंकि जब इसको हम यहाँ पर रखे हैं तो उसका वेग 0 है, और जैसे ही ये एक्स दूरी तय करेगा इस त्वरण से, यानी त्वरण इतना है, इसका कण का त्वरण दिया गया है परंतु वेग नहीं दिया है, कितना वेग है, तो वही तो निकालना है हमें, ठीक है नहीं। तो आप यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, चलिए लिखेंगे, यदि कण यानी आवेशित कण, यदि कण का प्रारंभिक वेग यानी कि u, वो आपका कितना है, 0 है, 0 है, कैसा भैया, 0 है। और कण का त्वरण ए है, तब एक्स दूरी तय करने में कण द्वारा प्राप्त वेग होगा। यानी कि यदि कण का प्रारंभिक वेग u है, यानी 0 है, प्रारंभिक वेग 0 है भैया, पहले इसका वेग कितना है, 0, और कण का त्वरण दिया है और कण का त्वरण a है, तब x दूरी तय करने में कण द्वारा प्राप्त वेग होगा। अब x दूरी मान लो यहां से वो b तक आया, तो कितना वेग हुआ, तो आप यहां लिखेंगे गति के तृतीय समीकरण से, गति का तृतीय समीकरण क्या कहता है, गति का तृतीय समीकरण है v² बराबर u² प्लस के 2as। ये भैया गति का तृतीय समीकरण है, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये गति का तृतीय समीकरण है, इसका प्रयोग करेंगे हम, ठीक है ना। इसमें हम मान रखेंगे, ए का मान उठाएंगे यहां रख देंगे, प्रारंभिक वेग आपका 0 है, u जो दिया है वो 0 है भाई, इसमें रखेंगे। चलिए थोड़ा सा इसका जगह बना लेते हैं, नहीं तो देखिए चलिए यहां पर कर लेते हैं, यहां पर बन जाएगा, यहां पर करते हैं, आगे देखिए। इसमें अगर हम मान रखेंगे तो त्वरण जो समीकरण फर्स्ट का जो मान है यहां पर रख देंगे, तो आप यहां पर रख सकते हैं समीकरण फर्स्ट फर्स्ट ये है, तो आप इसका मान समीकरण फर्स्ट से मान रखने पर
तो मान रखेंगे इसमें, तो रखिए। तो ये हो जाएगा आपका, देखिए वी स्क्वायर बराबर, यू तो आपका 0 है तो ये तो 0 रहेगा, 0 प्लस यहां पर 2 है तो 2 लगाएंगे। ए कितना है आपका, ए दिया क्यू ई अपॉन में एम, दूरी कितनी तय की उसने, एक्स दूरी, तो एक्स इसमें गुणा में लगा देंगे। क्लियर, क्योंकि एस की जगह पर क्या है विस्थापन, तो एक्स एस की जगह पर एक्स लगाएंगे, तो ये हो गया। ठीक है नहीं, इस प्रकार से हो जाएगा। चलिए अब थोड़ा सा आगे करते हैं, अब इसी को आगे बढ़ाते हैं। तो यहां से इसको हटा देते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। अब यहां पर इसे यहां से हटा देते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे ये हो जाएगा वी स्क्वायर बराबर, यहां पर हो जाएगा आपका, देखो तो 0 हो गया, ये हो जाएगा 2 क्यू ई एक्स अपॉन में एम, ये आया। यहां से जो v हो गया वो कितना हो गया, रूट के अंदर हो जाएगा आपका यहां पर 2 क्यू ई एक्स अपॉन में एम हो गया। क्लियर, तो अगर आप यहां से देखें तो ये आपका समीकरण बन रहा है, ये जो बन रहा है ये इसका वेग का फॉर्मूला है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये इसका क्या है, वेग का फॉर्मूला है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है नहीं, v बराबर ये वाला, इसमें जो x जो है भैया वो दूरी है, विस्थापन है, E विद्युत क्षेत्र, Q आवेश है, M द्रव्यमान है। क्लियर, और v जो है इसका वेग है। तो जो कण की जो गति होती है उसका जो फॉर्मूला है जो चाल का वो ये वाला है। तो ये हो गया एक समान वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण की गति का व्यंजक हो गया। ठीक है नहीं, थोड़ा सा और आगे करते हैं हम यहाँ पर, थोड़ा सा और आगे हम यहाँ पर करते हैं। तो चलिए क्या करना होगा, आगे हम इसकी काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, क्योंकि देखिए अभी तो हमने वेग निकाला है कि इसके अंदर वेग है। अब ये जब गति करेगा तो भैया ये इसकी कोई ना कोई गति के कारण कुछ ना कोई ऊर्जा होगी, तो वो होगी गतिज ऊर्जा, है ना, तो वो निकालेंगे। तो चलिए मैं इसको नीचे से वो साफ कर देता हूं, उसके बाद इसे करते हैं। अब चलिए अब हम गतिज ऊर्जा की बात करते हैं। अब लिखेंगे यहां पर आप आगे आवेशित कण की गतिज ऊर्जा, आवेशित कण की गतिज ऊर्जा। अब इसकी ऊर्जा निकालेंगे तो ऊर्जा का जो काइनेटिक एनर्जी जो होती है उसका फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। अगर आप यहां से देखें तो ये वाली वैल्यू वी की है, इसको यहां पर रखिए, तो ये हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी बराबर तुम्हारा हो जाएगा 1/2 एम तो रहेगा इनटू में, देखिए वी स्क्वायर है, वी स्क्वायर से ये रूट हट जाएगा तो यहाँ केवल रह जाएगा 2 क्यू ई एक्स अपॉन में आपका रह जाएगा नीचे एम। अब देखिए इस एम से ये वाला एम कट जाएगा, इस 2 से ये 2 कट जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी आपकी यहाँ पर कितनी निकल के आई अभी, क्यू ई एक्स। क्लियर, अब यहां पर हम जानते हैं जहां यहां जो v जो होता है ना, v जो v होता है, v का फॉर्मूला होता है E इंटू एक्स, ये फॉर्मूला होता है वैद्युत क्षेत्र, और x ये आता है विभव प्रवणता से। कहां से आता है, विभव प्रवणता से निकल के आता है। मैंने विभव प्रवणता में आपको बताया था, क्या बताया था, विभव प्रवणता बल क्षय तीव्रता का संबंध क्या था, वो फॉर्मूला था आपका, तो मैंने बताया भी था कि E बराबर जो होता है डेल v अपॉन में डेल x। तो यहाँ परिवर्तन छोटी सी दूरियां हैं तो कोई बात नहीं, आप यहां से v अपॉन एक्स ले सकते हो, एक्स और इसमें करोगे तो v के बराबर निकल के आएगा। तो ऐसे ही यहां पर है, तो ये आपका निकल के आएगा v बराबर ई एक्स। तो हम ई एक्स की जगह पर आप v रख सकते हैं, तो यहां पर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी जो हो जाएगी आपकी वो हो जाएगी क्यू वी। तो ये आपका फॉर्मूला निकल के आएगा काइनेटिक एनर्जी का। तो आवेशित कण की गतिज ऊर्जा क्या होती है, आवेशित कण की गतिज ऊर्जा होती है, यानी कि जो आवेश है Q आवेश को V वोल्ट विभवांतर द्वारा, यानी कि V वोल्ट विभवांतर द्वारा जब त्वरित किया जाता है, जो कण में ऊर्जा प्राप्त होती है वही ऊर्जा कहलाती है काइनेटिक एनर्जी, है ना। तो आपको यहां पर जो काइनेटिक एनर्जी निकल आई वो निकल आई क्यू वी निकल के आई, क्या निकल के आई, काइनेटिक एनर्जी क्यू वी, ये इसका फॉर्मूला हो गया क्यू वी। ठीक है नहीं, अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि यहां में जो आवेशित कण है इसकी जो गतिज ऊर्जा होती है वो आवेश तथा उसके द्वारा उत्पन्न विभवांतर की गुणनफल के बराबर होती है। ठीक है नहीं, आवेशित कण की गतिज ऊर्जा, आवेशित कण की गतिज ऊर्जा आवेश तथा उसके द्वारा उत्पन्न विभवांतर के गुणनफल के बराबर होती है। बस यही होता है, इतना आपको ध्यान में रखना है। तो ये था आपका एक समान वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण की गति, है ना। इसका व्यंजन मैंने आपको बता दिया, ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है,
ये है इसका व्यंजक भी वाला। और ये काइनेटिक एनर्जी अगर निकालनी है तो ये वाला फॉर्मूला हो जाएगा के ई बराबर जो के ई मतलब के यानी काइनेटिक एनर्जी क्यू वी होता है, ठीक है ना, इस प्रकार से। इसका जो मात्र होता है इसे बोलते हैं कूलॉम वोल्ट बोल सकते हैं, या इलेक्ट्रॉन होगा तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी बोलते हैं, तो ये भी इसका मात्रक होता है। क्लियर स्टूडेंट? तो ये था आपका यहाँ पर का एक छोटा सा डेरिवेशन था कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण की गति क्या होती है, इसका व्यंजक क्या होता है। तो स्टूडेंट उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। ये लेक्चर नंबर 31 था, ठीक है नहीं। तो ये वीडियो जो है आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया है, यदि ये टॉपिक समझ में आया है तो वीडियो के बाद लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिए, आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।